हेलो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 12वीं में पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि डेल टी बी बराबर के बी एम होता है। तो इसमें डेल टी बी था क्वथनांक में उन्नयन और यहाँ पे के बी समानुपातिक स्थिरांक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और एम था विलयन की मोलरता। तो इसी समीकरण को लेते हुए आगे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलय के अणुभार की गणना करते हैं। तो जो विलय रहता है उसके अणुभार की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हम इसी समीकरण को लेते हैं। तो इसमें आता है डेल टी बी बराबर के बी एम। तो यहाँ पे एम जो होता है विलयन की मोललता रहता है। तो इसको अगर समीकरण के रूप में लिखे तो विलयन की सांद्रता वाली विधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि m बराबर होता है डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 100 अपान एम बी इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए। तो इस पूरे मान को हम लोग यहाँ पे m के जगह में रखेंगे तो यही जो समीकरण है वहाँ पे आ जाएगा डेल टी बी बराबर के बी इंटू ये पूरा मान। तो ये समीकरण इस रूप में आ जाता है डेल टी बी बराबर के बी डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू ए। तो इस मान में हमें ज्ञात करना है एम बी का मान। तो एम बी जो है वो है विलय की मोलरता, विलय के मोलों की संख्या के आधार पर ज्ञात किए जाने वाला विलय का अणुभार। तो इसको डब्ल्यू बी बटा एम बी में से एम बी के मान को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो एम बी लेफ्ट साइड आ जाएगा और यह जो मान है ये नीचे आ जाएगा। तो एम बी के जगह ये डेल टी बी आ जाएगा और इस पूरे मान को पक्षांतर करके एम बी बराबर हमें जो मान मिलता है वो है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस समीकरण की सहायता से हम लोग किसी भी विलय के अणुभार का निर्धारण क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा अणु संख्या गुणधर्म जो है हिमांक में अवनमन। तो तीसरा अणु संख्या गुणधर्म हम लोग देखते हैं वो है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक कहने का मतलब है कि किसी भी द्रव रूप में कोई विलयन रहेगा या विलायक रहेगा, उसको जब हम लोग ठोस रूप में बदलते हैं माने कि उसको बर्फ रूप में लाते हैं तो जो भी ताप उसके लिए आवश्यक होता है वो कहलाता है हिमांक ताप। तो इसके लिए तो इसको परिभाषित करेंगे तो उसका परिभाषा इस प्रकार से आता है कि किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर विलयन के ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं। माने कि ठोस अवस्था माने बर्फ की अवस्था और द्रव अवस्था माने विलयन की अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब जिस ताप पे बराबर होंगे वह ताप कहलाएगा उसका हिमांक ताप। तो हिमांक ताप पे ठोस और द्रव जो अवस्था रहते हैं वो साम्य अवस्था में होते हैं और यह तभी संभव होता है जब इनके जो वाष्प दाब रहेंगे समान रहेंगे, ठोस के वाष्प दाब बराबर द्रव के वाष्प दाब। तो जो हिमांक में अवनमन होता है यहाँ पे तो हिमांक में क्या आएगा, कमी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग विलायक को देखेंगे। तो जो विलायक का हिमांक रहेगा वो जल्दी क्या बोलते हैं ठोस रूप में आ जाता है। तो उसका जो भी हिमांक रहेगा उसको नोट करेंगे। उसके बाद अगर उसमें अल्प मात्रा में हम लोग विलय मिला देते हैं माने कि तनु विलयन बनाते हैं उसी विलायक से, तो जो विलयन बनेगा उसका जो हिमांक रहेगा माने कि बर्फ हम बदलने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होगी उस ताप को नोट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो विलायक और विलयन के ताप में अंतर रहता है और विलयन के हिमांक का मान विलायक से कम रहता है। तो क्या बोलते हैं कि जो विलायक से विलयन में
के मान में कमी आई, माने कि विलयन के हिमांक में अवनमन हुआ, यही कहलाता है हिमांक में अवनमन। इसको एक ग्राफ द्वारा समझेंगे। तो इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो दिया गया है 2 के बीच में। तो इस वाले ग्राफ में वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो वाष्प दाब वाले में एक्सिस में ऊपर रहता है और ताप वाला एक्सिस समांतर रहेगा तल के। तो इसमें जो देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले ये है विलायक। तो इसमें ए और बी से विलायक को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। उसी प्रकार बी और ई से ठोस विलायक, जब विलायक ठोस रूप में परिवर्तित होता है उसको प्रदर्शित किया गया है। और ये जो ई और सी से ठोस विलयन को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसी में जो डी और यहाँ पे ई, डी और ई से प्रदर्शित होगा हमारा विलयन। तो जो विलायक है उसके लिए जब ये ठोस में परिवर्तित होता है तो उसका जो शुद्ध विलायक है उसके लिए हिमांक का मान यहाँ से बी के से मिलाते हुए हम ताप पर जो एक माने लंब डालेंगे। तो ताप एक्सिस पे जो बिंदु मिलता है वो कहलाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक। तो इसको टेम्परेचर है तो उसको टी से प्रदर्शित करेंगे और एफ बराबर होता है फ्यूजन। तो टी एफ से इसके हिमांक को प्रदर्शित करेंगे। और विलायक का है इसलिए शुद्ध विलायक का है तो टी एफ 0 लिखेंगे। उसके बाद ये है विलयन का। तो जो विलयन का है इसलिए इसमें विलयन का जो भी ठोस अवस्था में विलयन जिस ताप पे आएगा उसके लिए जो भी ताप का मान होगा वो कहलाएगा विलयन का हिमांक। तो इसका मान होता है टी एफ। तो हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं ताप में, तो इधर ताप का मान बढ़ते जा रहा है। तो पहले जो विलायक का ताप था वो ज़्यादा है और विलयन के ताप का मान कम है, इसलिए जो विलयन के ताप में जो भी कमी आती है वही अंतर कहलाएगा हिमांक में अवनमन। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो अंतर रहता है दोनों के ताप में उसको डेल से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल टी एफ बराबर हो जाएगा टी एफ 0 जो कि शुद्ध विलायक के लिए हिमांक माइनस टी एफ माने कि विलयन के लिए हिमांक। और जो डेल टी एफ है वह है हिमांक में अवनमन। उसके बाद जो प्रयोग किया गया उसमें यह पाया गया कि जो डेल टी एफ है वो एम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एम यहाँ पे ब्लेंडे के जो नियम था उसके अनुसार यह समीकरण निकला। उसमें डेल टी एफ बराबर होता है के एफ एम, जहाँ पे के एफ समानुपाती के स्थिरांक को हटाने पे लगा है। और यहाँ पे जो के एफ रहता है उसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। हम लोग जो वहाँ पे के बी था उसको इबोलियोस्कोपिक स्थिरांक बोलते थे जो क्वथनांक के लिए था, लेकिन जो हिमांक के लिए के एफ आता है उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। तो यहाँ पे अगर हम लोग उस समीकरण में m बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे वही समीकरण था डेल टी एफ बराबर के एफ एम था। तो m के जगह 1 रखेंगे तो m का मान यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा के एफ के साथ। तो ये हो जाएगा डेल टी एफ बराबर के एफ। तो इसमें अगर इसको परिभाषित करेंगे तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मान जो है हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जब उसकी मोललता 1 होती है, या 1 मोलल विलयन के लिए जो क्रायोस्कोपिक स्थिरांक या हिमांक में अवनमन स्थिरांक का मान उसके हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। ये हो गया। उसके बाद जो के एफ की इकाई होती है उसका मान केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है, जैसे हम लोग पहले निकाले थे उसी के अनुसार। उसके बाद जो अणुओं की संख्या यहाँ पर डेल टी एफ अनुक्रमानुपाती एफ होता है, माने कि जो होता है हिमांक का अवनमन माने डेल टी एफ विलय की मोललता को स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। तो मोललता अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या के समानुपाती हो रहा है, इसलिए
डेल टी एफ जो है एक अणु संख्या गुणधर्म है, या हिमांक में अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि के एफ के लिए समीकरण। तो के एफ का जो मान होता है उसका होता है आर टी जीरो स्क्वायर अपान 1000, और यहाँ पे 1000 एल एफ बराबर, इसको लिख सकते हैं एम में आर टी जीरो स्क्वायर अपान 1000 डेल टी एफ। ये डायरेक्ट फार्मूला है तो इसको याद करना पड़ेगा। ये कहाँ से आया कैसे आया ये नहीं पता, पर इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे टी जीरो जो रहता है शुद्ध विलायक का हिमांक है, और एल एफ है विलयन की प्रति ग्राम गलन की गुप्त ऊष्मा, डेल टी एफ है विलायक की मोलर गलन ऊष्मा, एम ए है विलयन का आणविक द्रव्यमान, आर है गैस स्थिरांक जिसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद जो अगर एल एफ और डेल टी एफ का मान ज्ञात होगा तो यहाँ पे के का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आर का मान अगर 2 कैलोरी पर डिग्री रखेंगे और एल और डेल टी एफ का मान कैलोरी में लेते हैं, तो ये हो गया उसका समीकरण। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हिमांक में अवनमन आता है, हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलय के अणु भार की गणना। तो जो हिमांक में अवनमन का ये समीकरण है डेल टी एफ बराबर के एफ एम, इसकी सहायता से जो विलय का अणु भार रहेगा माने कि एम बी का निर्धारण कैसे करेंगे। तो इस समीकरण में हम लोग m का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद इस समीकरण में उसको पुट करेंगे, फिर जैसे पहले करते थे वैसे पक्षांतर करके एम बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसके लिए आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो विलय के मोल बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी होता है। तो डब्ल्यू बी क्या है, इसमें विलय का द्रव्यमान, और एम बी है विलय का आणविक द्रव्यमान। तो मोललता एम के लिए इस समीकरण को जब पूरे रूप से प्रतिस्थापित करेंगे तो एम बराबर हो जाएगा एन बी बटा डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो इसमें यहाँ पे एन बी का जो मान है, एन बी का मान यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणित 1000 बटा डब्ल्यू ए। अब इस वाले समीकरण में यहाँ पे m का पूरा इस मान को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू इस पूरे मान को यहाँ पुट कर रहे हैं। उसके बाद एम बी को लेफ्ट साइड रख के इसी में पक्षांतर करेंगे तो एम बी बराबर आ जाता है ये, माने के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये जो समीकरण है इसमें एम बी का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं हिमांक में अवनमन इसके आधार पे। तो हिमांक में अवनमन के आधार पर विलय के जो अणु भाग का निर्धारण है उसका इसके द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं कि जो हिमांक में अवनमन है उस विधि का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हिमांक में जो अवनमन है उस विधि का उपयोग कई जगह किया जाता है, क्योंकि जो ठंडे क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, बर्फ़ जम जाता है रोड में, या फिर जो गाड़ी के अंदर रेडिएटर में बर्फ़ जम जाता है, उन सब को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी द्रव के हिमांक के मान में कमी कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एकदम और कम ताप पे बर्फ़ जमने लगता है और उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग दो प्रकार से है। पहले जहाँ बर्फ़ गिरता है उस जगह में रोड में NaCl छिड़क दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ बर्फ़ जमने का जो टेम्परेचर है 0 से और नीचे गिर जाता है और सड़क में बर्फ़ का जमाव नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ जो अवरोध आता है या ट्रैफिक जाम की जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर किया जा सकता है। दूसरा, हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकाल। जो एथिलीन ग्लाइकाल का सूत्र होता है वो है CH2OH CH2OH। तो अगर ठंडे क्षेत्रों में जाने पे
जो गाड़ी के अंदर बर्फ़ जम जाता है रेडिएटर में, और बर्फ़ जमने से वहाँ पे फट जाने की संभावना रहती है रेडिएटर के उस स्थान में। अगर हम लोग उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग कर दिया जाता है रेडिएटर के जल में, तो रेडिएटर का जल का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और उसके फटने की संभावना कम रहती है और गाड़ी की सुरक्षा होती है। तो यहाँ पर भी वही हिमांक में अवनमन का उपयोग किया जाता है, और जो भी पदार्थ एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग किए जाते हैं उनको बोला जाता है हिमरोधी या एंटीफ्रीज। जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल सबसे ज़्यादा एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग होता है। तो ये हो गया हिमांक में अवनमन का पूरा। अब हम लोग देखेंगे चौथा अणु संख्या गुणधर्म जो आता है परासरण दाब। तो जो चौथा अणु संख्या गुणधर्म आता है वो है हमारा परासरण दाब। तो परासरण दाब को इंग्लिश में बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किसी भी पदार्थ में परासरण दाब का जो निर्धारण किया जाता है उसके लिए सबसे पहले हमें देखना रहता है विसरण के बारे में। तो विसरण जो रहता है, जैसे हम लोग कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती की धुआं जो है या उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इस प्रकार से जो धुएं के फैलने की जो क्रिया है वो विसरण कहलाता है। माने अगरबत्ती की जो धुएं का सांद्रण रहता है एक जगह पे ज़्यादा रहता है और पूरे कमरे में धीरे धीरे फैलता है जहाँ उसका सांद्रण कम रहता है। तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब किसी विलेय या विलायक के अणुओं का गमन होता है तो उसको बोलते हैं विसरण। लेकिन विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। तो विसरण को हम लोग परिभाषित करने के लिए उसकी एक परिभाषा देखते हैं कि ज़्यादा सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर होने वाला विलेय के अणुओं का स्वतः प्रवाह जिसमें पूरे विलयन का सांद्रण एक समान हो जाए विसरण कहलाता है। माने किसी भी विलयन की सांद्रता को अगर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है तो उसको एक समान करने के लिए उसके अणु ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गति करते हैं और पूरे विलयन का सांद्रण एक समान करते हैं तो उसको बोला जाता है विसरण। इसी के आधार पे जो हमारा आता है परासरण। तो जो परासरण की घटना का सर्वप्रथम अध्ययन किया था सन 1748 में एबे नालेट नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले एक थिसिल कीप लिया और उसको उल्टा किया। सबसे पहले इन्होंने एक थिसिल कीप लिया और उसको उल्टा किया। थिसिल कीप को, यह एक थिसिल कीप जो उल्टा किया हुआ है और इसमें एक सांद्र विलयन को भर दिया जाता है। उसके बाद इसके जो सतह है यहाँ पे एक चर्मपत्र झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं और इसको विलायक, किसी भी विलायक जैसे जल या क्लोरोफॉर्म बेंजीन कुछ में भी, माना कि जल लेते हैं, जल में इसको डुबा दिया जाता है उल्टा करके। उसके बाद इसमें देखा जाता है कि धीरे धीरे ये जो जल के कण हैं इसके अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो पहले इसका रीडिंग नोट कर लेते हैं कि विलयन कहाँ तक भरा है। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं तो इसमें इसका मान बढ़ता जाता है और इसका रीडिंग ऊपर चढ़ते जाता है। तो बाद में रीडिंग नोट करते हैं तो जितना ज़्यादा इसमें ऊपर बढ़ता है उसको नोट कर लिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि बाहर की जो सांद्रता थी विलयन की बीकर में, ये बीकर है, बीकर में विलयन की सांद्रता कम थी और अंदर विलयन की सांद्रता ज़्यादा थी। तो दोनों के विलयन को सांद्रता को समान करने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इस विलायक के अणु अंदर प्रवेश करते हैं। तो यही प्रक्रिया कहलाती है परासरण। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना ही कहलाता है परासरण। यहाँ पे परासरण में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, इसलिए यह कहलाता है परासरण। अब हम लोग देखते हैं
जो परासरण को ग्रीक भाषा में बोला जाता है ऑस्मोस, जिसका अर्थ होता है धकेलना। उसके बाद परासरण और विसरण में अंतर देखेंगे तो परासरण और विसरण में जो मुख्य अंतर रहता है कि परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली जरूरी होती है और विसरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और परासरण जो होता है केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है और एक ही दिशा में होता है, और इसमें विलायक और विलेय दोनों के अणुओं का प्रवाह विपरीत दिशा में भी हो सकता है। और जो परासरण रहता है उसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह होता है और विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। उसके बाद जो परासरण होता है उसमें दाब लगाकर इसको रोका जा सकता है या विपरीत दिशा में कर सकते हैं, और जो विसरण रहता है उसको रोकना संभव नहीं है। यह हो गया दोनों में अंतर। उसके बाद अब देखते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की ज़रूरत रहती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो रहता है में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र एक चादर या फिल्म के समान जो सतह रहती है उस पर पाए जाते हैं, जिसमें केवल विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं, विलेय के अणु नहीं कर सकती। तो अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार से हो सकती है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली रहती है और जंतु या पादप की जो झिल्लियाँ रहती हैं उनसे लेते हैं। जंतु या पादप की झिल्ली को लेंगे, जैसे कि चर्मपत्र या बकरी या सुअर का जो मूत्राशय रहता है उसमें की झिल्ली को लेंगे तो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। और कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली में कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जैसे कि एक छिद्र वाला माने कि पोरस पात्र लेंगे, बर्तन लेंगे, उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर सल्फाइड उसमें रिएक्शन करेगा, और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, दोनों रिएक्शन करके कॉपर फेरोसाइनाइड बनाएंगे। तो ये जो इसमें छिद्रनुमा पाया जाता है, क्योंकि बर्तन के छिद्र के कारण इसका आकार छिद्रनुमा रहता है, जिसका उपयोग हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखते हैं कि जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है। तो परासरण दाब को की अलग अलग परिभाषा दी गई, जिसमें पहली परिभाषा थी कि जो परासरण दाब होता है, परासरण की क्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त दाब जो विलायक का विलयन में प्रवेश को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि जो परासरण की क्रिया होती है उसमें लगने वाला वह दाब जो विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं। पहला यह परिभाषा था, माने कि परासरण होगा तो उसमें परासरण की क्रिया से एक दाब उत्पन्न होगा जो विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकेगा, इसको बोलते हैं परासरण दाब। यह था पहला परिभाषा। उसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिकों ने फिर विचार किया और उन्होंने लगाया कि जो परासरण की क्रिया है वह परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाले आवश्यक दाब को परासरण दाब कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम दो पात्र लेंगे, दोनों में एक में विलयन लेंगे, एक में विलायक लेंगे, और दोनों के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं, यह है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली, यह है सॉल्यूशन, और यह है वाटर या विलायक। दोनों में एक पिस्टन लगा दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि विलायक से जल के अणु विलयन की ओर ऐसे गति करते हैं, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर। तो इस गति को रोकने के लिए इस पिस्टन पे हम इधर से प्रेशर डालेंगे तो इसकी गति रुक जाएगी। तो जितना प्रेशर हम लोग डालते हैं उस प्रेशर का मान ही परासरण दाब है। ये दूसरा परिभाषा में है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है वही परासरण है। उसके बाद जो तीसरी परिभाषा थी उसमें उन्होंने कहा कि किसी विलयन का परासरण दाब
विलयन पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त दाब है, जिससे विलयन का वाष्प बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के तुल्य हो जाता है। अब एक और प्रयोग किया गया जिसमें विलयन और विलायक दोनों का क्या किया गया, वाष्प निकाला गया और वाष्प दाब का मापन किया गया। तो इसमें कहा गया कि किसी भी विलयन का परासरण दाब विलयन पर लगाए गए उस दाब के बराबर होता है, जिसके कारण जो विलयन का वाष्प दाब रहता है वह बढ़ करके विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। माने कि वह दाब जिसके कारण विलयन और विलायक दोनों के वाष्प दाब समान हो जाते हैं उसका परासरण दाब कहलाता है। यह हो गया 3 प्रकार से परासरण दाब की परिभाषा। उसके बाद एक और शब्द आता है, वह है प्रतिलोम परासरण। तो इसके लिए यह देखा गया कि जब किसी विलयन से माने कि विलायक से विलयन की ओर पदार्थ विलायक के अणुओं का अभिगमन होता है, परासरण की क्रिया होती है, जिसके कारण उसमें परासरण दाब उत्पन्न होता है। तो परासरण दाब से अगर अधिक दाब, परासरण दाब से ज़्यादा दाब अगर उस विलायक पर लगाया जाता है तो उसमें जो विलायक से विलय की ओर जो गमन होते रहता है अणुओं का, वह उल्टा हो जाता है। माने कि विलयन से विलायक की ओर विलायक के अणुओं का गमन होने लगता है, तो यह क्रिया उल्टी हो जाती है। माने कि परासरण की जो उल्टी क्रिया होने लगती है उसको बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। तो इसका उपयोग समुद्री जो जल रहता है, ये समुद्री जल है, उसमें से यहाँ से समुद्री जल को एक में लेते हैं, दूसरे में शुद्ध जल को, और बीच में अर्धपारगम में झिल्ली लगा देते हैं और इसको एक पाइप से जोड़ दिया जाता है, इसको एक नली से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो समुद्री जल वाले में एक पिस्टन लगा दिया जाता है और इस पिस्टन से हम लोग इधर से दाब देते हैं। तो यही जो अतिरिक्त आरोपित दाब है, जिसके कारण इसमें इधर से इधर जाना चाहिए परासरण में, लेकिन क्या होता है इसमें अतिरिक्त दाब हम लोग देते हैं, तो इसमें से विलायक के जो कण हैं इधर गति करने लगते हैं। माने कि इसमें का जो शुद्ध जल है वह साफ होकर के अर्धपारगम में झिल्ली से इसमें आता है और इसमें का जल बाहर निकल जाता है। तो जो समुद्री जल में खारापन पाया जाता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, खारापन पाया जाता है, नमक वाले कण पाए जाते हैं, इन सब को अलग करने के लिए प्रतिलोम परासरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो जो प्रतिलोम परासरण विधि है उसमें समुद्री जल का शुद्धिकरण करने के लिए प्रतिलोम परासरण विधि का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो प्रतिलोम परासरण विधि रहती है उसमें समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में उसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग जो है उसका औद्योगिक अपशिष्टों के प्रदूषण के नियंत्रण में उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा एंजाइमों के निर्माण में उसका उपयोग किया जाता है और चौथा है खाद्य पदार्थों के सांद्रण में भी उसका उपयोग किया जाता है। यह हो गया प्रतिलोम परासरण के उपयोग। अब हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में परासरण दाब का मापन। तो परासरण दाब का मापन के लिए अनेक विधि दिया गया है, जिसका अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक।